जी, अस्सलाम वालेकुम क्लास, सबको मेरी आवाज़ आ रही है? सबको आवाज़ क्लियर है मेरी? हाँ जी, शीतल, रूप, सब लोग ऑनलाइन आ जाए आप लोग, फिर हम स्टार्ट करें अपना लेक्चर ट्रांसफॉर्मेशन। सब लोग ऑनलाइन आ जाए। जी, गुड आफ्टरनून, गुड नून टू एवरीवन। सारे बच्चे ऑनलाइन आएंगे तो फिर मैं स्टार्ट करूँगी क्लास। सब लोग ऑनलाइन आ जाए।
ओके, ऑब्जेक्टिव जो है हमारे वो हम लोग देख लेते। सबको आवाज़ आ रही है? इरम, विशाल, अरुषा, सबको आवाज़ आ रही है बेटा मेरी? हाँ जी, आवाज़ आ रही है क्लास? वर्दा, हाँ जी, आवाज़ आ रही है बेटा? ओके, ऑब्जेक्टिव की हम लोग बात करते हैं। कहते हैं बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर वी विल बी एबल। जी शाइस्ता कह रही है कि आवाज़ नहीं आ रही। कितने लोगों को आवाज़ आ रही है? ओके फाइन, अपने अपने बाकी लोग फिर जो है वो रिफ्रेश करें। हाँ जी, अब होपफुली आ रही होगी सबको आवाज़। अब क्लियर है आवाज़? क्लियर है क्लास आप लोगों को आवाज़ मेरी? ओके, अच्छा तो मैं बात कर रही थी आप लोगों से ऑब्जेक्टिव के बारे में कि बाय द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन, once a minute please class. By the end of this presentation, learner will be able to define stress and homeostasis. ठीक है? Number 2, identify the organizational, interpersonal and individual factors that causes stress. ठीक है? हमने organizational factors को भी देखना है, इंटरपर्सनल फैक्टर्स को भी देखना है और इंडिविजुअल फैक्टर्स को भी देखना है, जो कि क्या करते हैं, जो कि स्ट्रेस को कॉज करते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने आउटकम्स देखने हैं कि स्ट्रेस जब हो जाता है तो उसके बाद स्ट्रेस के आउटकम्स क्या हैं। उसके बाद आइडेंटिफाई बोथ पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल मेथड। उसके बाद आपने पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल मेथड ऑफ स्ट्रेस के बारे में जो है वो डिस्कस करना है। स्ट्रेस क्या होती है? हाँ जी, एमन आप बताएं। अच्छा, सब लोग बताएं अपने अपने तरीके से कि व्हाट इज स्ट्रेस। लास्ट मैंने आपको इसकी प्री रीडिंग भी मेरे ख्याल से करवाई थी, तो आप लोग मुझे बताइए कि स्ट्रेस कहते किसको है, व्हाट इज बेसिकली स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या होती है? हाँ जी, हरी अब स्ट्रेस किसको कहते हैं क्लास? स्ट्रेस क्या होती है? हाँ जी, कौन बताएगा कि स्ट्रेस क्या होती है? मैंने सबसे सवाल किया है, कभी आपको स्ट्रेस नहीं हुई कभी लाइफ में? स्ट्रेस को डिफाइन करें। यू आर अ फाइनल ईयर स्टूडेंट्स। अच्छा, और इसके अलावा शाबाश हुमा, वेल डन। इमोशन, टेंशन, एमन कह रही है। अच्छा जी, और हाँ जी, और कोई बताए स्ट्रेस की डेफिनेशन क्या होती है? हाँ जी, जो फैक्टर्स पर्सन को एंजाइटी ने और साइकोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली एक्ट करें। अच्छा, शाबाश, सबा ने बहुत अच्छा डिफाइन किया। रिस्पॉन्स टू ए डिस्टर्बेंस स्टिमुलाई। डिस्टर्बेंस स्टिमुलाई के अगेंस्ट जो भी रिस्पॉन्स आता है वो क्या होता है, वो आपकी स्ट्रेस होती है।
अच्छा जी, स्ट्रेस कॉजेज फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिमांड ऑन द बॉडी। ठीक है जी, और सिर्फ वर्दा सबा और हुमा ने बताया, रेमन ने, और कोई इतने क्लास के बच्चे हैं और बाकी किसी को नहीं पता कि स्ट्रेस क्या होता है? फीलिंग ऑफ इमोशंस, इमोशंस तो अच्छे भी हो सकते हैं इरम बेटा, ठीक है ना? इमोशंस तो जो है वो आपके अच्छे भी हो सकते हैं, आपको अच्छा भी हो रहा होता है, तो क्या जब आपको अच्छा फील हो रहा है तो तब भी आपको क्या स्ट्रेस हो रही होती है? आपकी अच्छी फीलिंग्स में आपको क्या स्ट्रेस होती है? डिस्ट्रेसफुल सेंसेशन। ओके, और ठीक है, शाइस्ता कह रही है कि किसी भी जो है वो रिएक्शन के अगेंस्ट में डिस्टर्ब्ड फीलिंग मुबशरा बता रही है। ओके, वेल डन क्लास। एनी हाउ, स्ट्रेस की जो स्टीर्स ने 1991 में जो उसने डेफिनेशन दी थी, वो ये कहता है द नॉन स्पेसिफिक रिएक्शन दैट पीपल हैव टू थ्रेटनिंग डिमांड फ्रॉम द इन्वायरमेंट। ठीक है, मतलब रिएक्शन जो है वो स्ट्रेस का नॉन स्पेसिफिक होता है। अब स्ट्रेस आप जो है वो फिजिकली भी निकाल सकते हो, ठीक है, साइकोलॉजिकली भी निकाल सकते हो, किसी भी फॉर्म में आप स्ट्रेस को निकाल सकते हो ना। सो स्ट्रेस जो होता है वो कहता है कि थ्रेटनिंग डिमांड होती है फ्रॉम द इन्वायरमेंट से, मतलब इन्वायरमेंट से आपको जो प्रॉब्लम आता है उस प्रॉब्लम को नॉन स्पेसिफिकली रिएक्शन जो आप शो करते हो, मिसाल के तौर पे आप खुद को भी अब्यूज़ कर सकते हो, कोई चीज़ उठा के मार सकते हो, ठीक है, किसी पे निकाल सकते हो, तो किसी भी फॉर्म के अंदर वो हो सकता है, वो आपका जो है वो स्ट्रेस होगा। सच डिमांड्स आर कॉल्ड स्ट्रेसर्स। और इस तरह की डिमांड्स जो आप करते हो, मिसाल के तौर पे ग्लास का उठा के मार देना, प्लेट का उठा के मार देना, ठीक है, जो भी चीज़ सामने पड़ी है उसको तोड़ देना, सही है, किसी के मुंह पे स्लैप कर देना, ठीक है, जो बहुत उस टाइम आपको बुरा लग रहा हो, ठीक है, दीज आर ऑल कॉल्ड स्ट्रेसर्स, ये सबके सब स्ट्रेसर होते हैं। आगे आ जाता है आपके पास होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस कहते हैं द बैलेंस और इक्विलिब्रियम अमंग दी फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशो कल्चरल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल नीड्स ऑफ द बॉडी। यानी कि जब आप लोग इक्विलिब्रियम में आ जाते हो, ठीक है, होम्योस्टेसिस बेसिकली क्या है, फिजियोलॉजिकली भी, साइकोलॉजिकली भी और सोशो कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी जब आपकी बॉडी जो है वो बैलेंस हो जाती है तो आप कहते हो कि आपके अंदर जो है वो होम्योस्टेसिस डेवलप हो गया है। स्ट्रेस इज एन इंसल्ट ऑन दी होम्योस्टेसिस। और जब इस होम्योस्टेसिस जो आपका बैलेंस बॉडी का है, अगर इसके अंदर किसी किस्म की कोई मसला आता है, ठीक है, इसके अंदर किसी किस्म की कोई इंसल्ट होती है, कोई असॉल्ट होता है, तो आप क्या कहते हो? आप कहते हो कि ये क्या है, ये इंसल्ट है, ये स्ट्रेस है। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। आउटकम्स क्या निकलते हैं? अच्छा, आप लोगों को स्ट्रेस हो गई, चीज़ें उठा के मारी, किसी को स्लैप कर दिया, ठीक है, आउटकम जो स्ट्रेस के जो होते हैं वो यू स्ट्रेस हो सकता है और डिस्ट्रेस हो सकता है। यू स्ट्रेस जो है अ टाइप ऑफ स्ट्रेस दैट रिजल्ट्स इन अ पॉजिटिव आउटकम। ठीक है, ये क्या होता है कि ये इसका पॉजिटिव आउटकम होता है, यू स्ट्रेस है ना। और अगर बात की जाए डिस स्ट्रेस की, तो व्हेन स्ट्रेसर्स इवोक एन इनइफेक्टिव रिस्पॉन्स। अगर इनइफेक्टिव रिस्पॉन्स आएगा तो वो क्या होगा, वो नेगेटिव आपका रिस्पॉन्ड होगा। और आप कह सकते हैं कि उस नेगेटिव रिस्पॉन्ड की वजह से आपकी बॉडी जो है वो नेगेटिवली बिहेव करेगी। मिसाल के तौर पे जीआईटी सिस्टम आपका स्लो हो जाएगा, मसल्स जो है वो आपके स्लो हो जाएंगे, कॉन्स्टिपेशन लाइक प्रॉब्लम इस तरह से होना शुरू हो जाएंगी। स्ट्रेस के कॉजेज जो है वो किसी भी सूरत में हो सकते हैं, आपके अपने पर्सनल मामला हो सकते हैं, ठीक है, बहन भाइयों की वजह से हो सकता है, हस्बैंड वाइफ में हो सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में हो सकता है, फ्रेंड्स में हो सकता है, टीचर स्टूडेंट में हो सकता है, किसी भी वजह से हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशन अगर आपको कोई स्ट्रेस दे रही है उसकी वजह से हो सकता है, तो डिपेंड्स अपॉन रिलेशनशिप टाइप। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स आ जाते हैं। इंटरपर्सनल मतलब दो लोगों के दरमियान में। अब वो जो दो लोगों के दरमियान में हमने बताना है, वो दो लोग कैटेगरी मैंने आपको बता दी है, वो किसी भी फॉर्म में दो लोग हो सकते हैं। उसके बाद आपके पास इंडिविजुअल फैक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है, आपकी एक इंडिविजुअल्स की वजह से भी हो सकता है। थैंक यू सो मच।
उसके बाद आ जाता है जॉब रिलेटेड फैक्टर्स। जॉब रिलेटेड फैक्टर्स में टास्क ओवरलोड आ जाता है, कन्फ्लिक्टिंग टास्क आ जाते हैं, इनएबिलिटी टू डू टास्क आ जाता है, अनक्लियर या इनसफिशिएंटली इंफॉर्मेशन आ जाती है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं और अंडर स्टाफिंग आ जाती है। ठीक है, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर ये है कि मिसाल के तौर पे आप किसी जगह पे काम कर रहे हो, मिसाल के तौर पे शालामार में भी आपकी जो है वो ड्यूटी लग गई है और आपको आपकी टीम लीडर कहती है कि आप जो है वो सारी की सारी वार्ड जो है वो 2-3 वार्ड्स को संभालो। तो 2-3 वार्ड्स को संभालना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, मतलब आप बर्डनाइज्ड हो जाओगे, अपनी हिस्से की ड्यूटी जो आप कर रहे हो उसको छोड़ के जब आपको बाकी एक्स्ट्रा दिया जाएगा तो आप बर्डनाइज्ड हो जाओगे, अंडरस्टूड सी बात है। ठीक है, लिहाजा इस सिचुएशन में टास्क ओवरलोड हो जाता है। उसके बाद कन्फ्लिक्ट आना शुरू हो जाता है। उसके बाद इनएबिलिटी टू डू टास्क, ठीक है, आप कर नहीं पाते, इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन होती है जो एक्स्ट्रा चीज़ें आपको मिल रही होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है आपके पास ऑर्गेनाइजेशनल नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती है, अंडर स्टाफिंग होती है, स्टाफ पूरा नहीं होता आपका। ठीक है, उसके बाद आगे है ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स, जॉब्स इनसिक्योरिटी या ड्राउजीनेस। जॉब इनसिक्योरिटी होती है आपको। ठीक है, डाउन साइजिंग स्टार्ट हो जाती है, असाइन क्रिटिकली इल पेशेंट, आपको पेशेंट ही इस तरह की कम्युनिटी अलॉट कर दी जाती है जिसपे आप खुद जो है वो परेशान हो। सही है, उसके बाद आ जाता है हाई वर्कलोड विद लेस स्टाफ, वर्कलोड ज़्यादा है और आपका जो स्टाफ है वो क्या है, वो कम है। ठीक है, उसके बाद कॉस्ट कंटेमिनेंट। ठीक है, कॉस्ट कंटेमिनेंट है, न्यू टेक्नोलॉजी है जिसका अभी किसी को अंदाज़ा नहीं है। उसके बाद इंक्रीज्ड एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम पेशेंट एंड देयर फैमिलीज। ठीक है, जब आपको पेशेंट और उसकी फैमिली से जो है एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होना शुरू हो जाती है तब। उसके बाद लाइबिलिटी यानी कि लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी कंसर्न आ जाते हैं। उसके बाद कंपटीशन अमंग हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, आपस में आपके एक दूसरे के साथ जो है वो कंपटीशन स्टार्ट हो जाते हैं कि मैं इससे आगे निकलूँ। ठीक है, मैं इससे आगे निकलूँ। तो ये भी एक सॉर्ट ऑफ स्ट्रेस होता है कि व्हेन यू आर कम्पीटिंग और व्हेन यू आर कम्पीटिंग फ्रॉम वन अनदर। फिजिकल एनवायरनमेंट जैसे कि आईसीयू है, कांस्टेंट अलार्म और बीप्स बज रही है वहाँ पे। ठीक है, आपने देखा है नॉइसी सा एनवायरनमेंट होता है वो, टाइट क्वार्टर्स, poorly organized वर्क है एंड लेक ऑफ इक्विपमेंट ऑल्सो कॉजेस स्ट्रेस, ये भी स्ट्रेस कॉज करता है। मैनेजर बिहेवियर, अथॉरिटेरियन और प्यूनेटिव सुपरवाइजरी बिहेवियर। ठीक है, और जो आपको मैनेज कर रहा है, जो आपको लुक आफ्टर कर रहा है, उसका जो है वो इस किस्म का प्यूनेटिव सा बिहेवियर है, अथॉरिटेटिव सा बिहेवियर है कि आप जो है वो इतना स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट जो है वो बर्दाश्त कर रहे हो, अपने सुपरवाइजर को एक तरह से बर्दाश्त कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है इंटरपर्सनल फैक्टर्स। इंटरपर्सनल फैक्टर्स ये मैंने आपको बताया था कि किस तरह के रिलेशनशिप में हो, फैमिली है, हस्बैंड है, ठीक है, फ्रेंड है, ये भी बहुत डिपेंड करता है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद इन द नर्सिंग प्रोफेशन एंड बिटवीन नर्सिंग एंड अदर प्रोफेशन, इवन अगर आप किसी अलाइड वाले के साथ मिलकर काम कर रहे हो, किसी डॉक्टर के साथ कर रहे हो, किसी डेंटिस्ट के साथ कर रहे हो, इवन उसका भी आपस में आपके साथ जो एक सॉफ्ट स्किल है, मेल जोल है, वो भी बड़ा मैटर करता है कि वो किस तरह से आपके साथ डीलिंग में है। ठीक है, शॉर्टर लेंथ ऑफ स्टे फॉर पेशेंट, सही है, शॉर्टर लेंथ स्टे पेशेंट का जो है वो भी इसमें मैटर करता है। सुपरविजन ऑफ द असिस्टिव पर्सनल, ठीक है, जॉब रीडिज़ाइन एंड केस मैनेजमेंट। ठीक है, ये सारी चीज़ें कि मिसाल के तौर पे आपकी ड्यूटी ही चेंज कर दी गई है। उसके बाद इंटरडिसिप्लिनरी डिफ़िकल्टीज़, मतलब कि इंटरडिसिप्लिनरी के क्या मुराद है कि या तो आपकी आईसीयू हटा के सीसीयू में या फिर इमरजेंसी में लगा दिया ड्यूटी, वहाँ का इंटायरली स्टाफ भी डिफरेंट है, सेटअप भी डिफरेंट है। ठीक है, या आपका जो है, या आप कह लें कि आप पहले लाइट वालों के साथ ज़्यादा अच्छे से काम कर रहे थे, अब आपको उन्होंने डेंटिस्ट्री में या कैंसरस डिपार्टमेंट में भेज दिया। सो रिहेबिलिटेशन सेटिंग, थेरापिस्ट एक्सेप्ट द पेशेंट to be bathed, to have eaten breakfast, to be dressed and ready to start therapy by 8:30 am. ठीक है, a radiological technician respond to a 9 am, 9 pm.
for chest X-ray and inform to registered nurse for brought back patient by RN due to the unstaffing of radiological department। अब रेडियोलॉजी वाला ये कहता है कि पेशेंट सुबह 9 बजे ना हाथ धो के नाश्ता करके रेडी हो क्योंकि मैंने उसका चेस्ट एक्सरे करवाना है, ठीक है। लेकिन बेचारी जो रजिस्टर्ड नर्स है उसके पास अंडर स्टाफिंग है, उसके पास स्टाफ की कमी है या स्टाफ टाइम ही नहीं आया, कोई भी मसला हो सकता है। तो उसके ऊपर ये स्ट्रेस होगा कि उसने तो मुझे रात को ऑर्डर लिख के दिए थे कि सुबह 9 बजे मैंने अपने पेशेंट को जो है वो रेडियोलॉजी के लिए शिफ्ट करवाना है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग मैंने 8 बजे नाश्ता करवा के उसको निकाल देना है वार्ड से, लेकिन वो अभी तक ड्यू टू लैक ऑफ स्टाफ या अंडर स्टाफिंग की वजह से जो है वो उसको इस किस्म का स्ट्रेस का सामना करना पड़ेगा। इंटरेक्शन बिटवीन फिजिशियन एंड नर्सेज, उसके बाद फिर आपस में डॉक्टर और नर्स का जो है वो इंटरेक्शन वो थोड़ा स्ट्रेसफुल होता है अगर दोनों की तरफ से जो है वो हार्श वर्ड्स एक्सचेंज हो। नर्सेज एक्सपीरियंस ए ग्रेट रिस्पॉन्स फ्रॉम ए फिजिशियन, नर्स का एक ज़्यादातर नर्सेज हमारी जो है वो ये एक्सपीरियंस है कि एक बड़ा ही फिजिशियंस की तरफ से जो है वो बड़ा बैड और इरिटेटिंग सा एटीट्यूड होता है और शदीद गुस्से वाला एक एटीट्यूड होता है जिसकी कोई देखा जाए तो कोई फंडामेंटल बेसिस भी नहीं होती है। नीड टू फुलफिल मल्टीपल रोल्स, ठीक है, मल्टीपल रोल्स की फुलफिलमेंट हमने करनी है। नीड टू फुलफिलमेंट मल्टीपल रोल्स में नंबर 1 है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फैमिली एंड पर्सनल प्रोफेशनल रोल्स, ठीक है। फैमिली रोल्स क्या है, मदर और सिस्टर के दरमियान में, ठीक है, मदर और आपके और फादर के दरमियान में, आपके छोटी बहन भाई के दरमियान में। इसी तरह से प्रोफेशनल रोल्स कि आपका अपने इमीडिएट मैनेजर के साथ जो है वो किस तरह से है, ठीक है, अपनी कोलीग के साथ किस तरह से है। शिफ्ट एंड वीकेंड वर्क है, इवनिंग एंड नाइट शिफ्ट नर्सेज हैं, एक्सपीरियंस फैमिली प्रॉब्लम्स हैं। नर्सेज रोटेट शिफ्ट ऑल्सो इफेक्ट्स ऑन फिजियोलॉजिकल हेल्थ, और नर्सेज जो है वो शिफ्ट में ड्यूटीज़ करती हैं वो उनकी फिजियोलॉजिकल हेल्थ को भी इफेक्ट करता है कहीं ना कहीं। आगे आ जाता है इंडिविजुअल फैक्टर्स। इंडिविजुअल फैक्टर्स में आपके पास पर्सनल फैक्टर्स आ जाते हैं जैसे मैरिज है, प्रेगनेंसी है, ठीक है, परचेजिंग ए न्यू होम है, तो इनका भी आपको स्ट्रेस है, ठीक है। मतलब मिसाल के तौर पे मिशाल, वर्दा या सायरा या मुबशरा की फ़ौरन से BSN के बाद लेट्स सपोज आई एम जस्ट सपोजिंग यू, आप लोग सामने नज़र आएगी कि शादी कंडक्ट हो रही है, ठीक है, तो एक ख़ास किस्म का जो है वो स्ट्रेस आप पे आ जाएगा। गो के खुशी की बात होगी शायद आप लोगों के लिए, ठीक है, लेकिन एक आप स्ट्रेस में आ जाएंगे, ठीक है। तो दूसरा प्रेगनेंसी, ठीक है, ये भी मतलब एक इंडिविजुअल फैक्टर है। न्यूली जो प्रेग्नेंट होती है, जो प्राइमरी ग्रेविडा होती है, उसके ऊपर एक जो है वो अनयूजुअल सा स्ट्रेस होता है क्योंकि एक नई फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ रही होती है और इंडिविजुअल बेस होती है। इसी तरह से नया घर लेना है अगर आपने, तो इस नए घर को लेके भी जो है वो आपके ऊपर क्या होगा कि उसके पैसे, अरेंजमेंट्स, फाइल्स, मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व, ठीक है। मतलब आपने अपनी इनकम को देख के, अपने जितने एसेट्स हैं उनको देख के, तो मल्टीपल फैक्टर्स होती है, इनसिक्योरिटीज वो इन्वॉल्व होती है। आगे आ जाता है डेफिशिएंसी फोकसिंग, इंक्रीज सेंस ऑफ थ्रेट एंड ए डिमिनिश सेंस ऑफ ऑप्टिमिज्म, होपफुलनेस, यानी जब आपकी होप जो है वो कम हो जाती है। इमोबिलाइजिंग एंड लिमिटिंग देयर एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम, यानी कि आप इमोबाइल हो जाते हो और प्रॉब्लम सॉल्व करने की कैपेसिटी आपकी कम हो जाती है। इट विल लीड्स टू हेजिटेशन इन सर्चिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑप्शन, ठीक है। और इससे क्या आता है कि आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज है, सर्चिंग है, उसमें डिफिकल्टीज आ जाती है। आगे आ जाता है नेसेसिटेटिंग, बिलीव दैट इट इज़ इम्पेरेटिव और नेसेसरी दैट ए पर्टिकुलर टास्क बी डन बाय स्पेसिफिक पर्सन, ठीक है। मिसाल के तौर पे कुछ ज़रूरी काम, कुछ इम्पेरेटिव्स या कुछ नेसेसिटीज़, कुछ पर्टिकुलर टास्क होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक पर्सन ही परफॉर्म कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं नेसेसिटेटिंग, ठीक है। आगे आ जाता है लो स्किल रिकॉग्निशन, it is a tendency not to recognize the role one's own ability has played in producing one's success. For example, student nurse role changes into professional practitioner role. मिसाल के तौर पे आपको कोई ऐसा काम कह दिया जाए, ठीक है, कि जो यकदम से जो है वो आपकी कैपेसिटी से बियॉन्ड हो, ठीक है, आपकी कैपेसिटी से बियॉन्ड जाके हो रहा हो। मिसाल के तौर पे एक स्टूडेंट नर्स को आप एक प्रोफेशनल प्रैक्टिशनर का रोल दे देते हो, तो ये ज़्यादती है, ठीक है। आपको स्ट्रेस आ जाएगा एकदम से कि व्हाट
is happened, ठीक है. So staff nurse role change into the nurse manager role. एकदम से आप एज ए स्टाफ नर्स की जॉब कर रहे हो और आपका रोल बदल के मैनेजर का कर दिया जाए, तब भी आप थोड़ा सा बर्डनाइज फील करोगे. लो सेल्फ एस्टीम है, जैसे कि प्रोड्यूसिंग डिफिकल्टी इन कोपिंग विद रोल कन्फ्लिक्ट एंड रोल एम्बिग्विटी. रोल एम्बिग्विटी आप फील करते हो, ठीक है, कन्फ्लिक्ट फील करते हो, ठीक है. अनक्लियर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम वंस परफॉर्मेंस. पर्सनैलिटी ट्रेट्स आ जाती हैं आपके पास, आइदर पॉजिटिवली और नेगेटिवली इन्फ्लुएंस वंस रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस. Individuals who believe that their life is controlled largely by events external to themselves often perceive less stress. मतलब कि कुछ पर्सनैलिटीज ऐसी होती है कि जो जितना मर्जी स्ट्रेस आ जाए वो इतना ज़्यादा फील नहीं करते, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो थोड़ी सी भी स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा फील करते हैं. Individuals has two competing roles. Nurse manager assumes a patient's care assignment and need to attend a leadership meeting. आगे है मैनिफेस्टेशन ऑफ स्ट्रेस. तो यहाँ पे थोड़ा सा 5 मिनट का ब्रेक ले लें, फिर मैं दोबारा से कंटिन्यू करती हूँ. मैनिफेस्टेशंस क्या क्या है स्ट्रेस की.
अच्छा, आगे हम लोग पढ़ेंगे मैनिफेस्टेशंस ऑफ द स्ट्रेसेस। इसमें सबसे पहले आपके पास आ जाता है फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल में आपके पास इंक्रीज पल्स आ जाती है, इंक्रीज पल्स रेट्स, रैपिड शैलो ब्रीदिंग, डिजीनेस आ जाती है, हेडेक आ जाती है, डायलेटेड प्यूपल आ जाता है, नॉजिया आ जाता है, डायरिया आ जाता है, कॉन्स्टिपेशन आ जाता है, पोलीयूरिया आ जाता है और टेंशन आ जाती है। यानी कि ये वो सारी की सारी साइन सिम्टम्स हैं जो आपको अफेक्ट करती है। उसके बाद फिजियोलॉजिकल में आपके पास इरिटेबिलिटी आ जाती है, इंक्रीज्ड सेंसिटिविटी आ जाती है, सैडनेस आ जाती है, डिप्रेशन आ जाती है, फीलिंग्स ऑन एज आ जाता है। ठीक है, आगे है कॉग्निटिव। कॉग्निटिव में आपके पास इम्पेयर्ड मेमोरी आ जाती है, यानी कि कंफ्यूजन, इम्पेयर्ड जजमेंट, डिलेड रिस्पॉन्स टू टाइम। बिहेवियरल में आपके पास पेसिंग, स्वीटी पाम्स, ठीक है, रैपिड स्पीच, इंसोम्निया, विथड्रॉल, एग्जैजरेटेड एंड स्टार्टल रिफ्लेक्सेस आ जाते हैं, यानी कि हर चीज़ जो है वो स्लो डाउन हो जाती है। स्पिरिचुअल में आपके पास इलाइनेशन आ जाती है, सोशल आइसोलेशन और एम्प्टीनेस आ जाती है। नेक्स्ट आपके पास ये है कि आपने उसको मैनेज कैसे करना है स्ट्रेस को। पर्सनल मेथड ये है कि आइडेंटिफाई द स्ट्रेसर्स इन एनवायरनमेंट, कि कौन कौन से स्ट्रेसर्स हैं आपके एनवायरनमेंट के अंदर, आपके सराउंडिंग में, आपके हॉस्टल में, ठीक है, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में, आपकी अपनी मैरिटल लाइफ में, ठीक है, आपकी अपनी जो है वो जो जिस भी आप फेज में मौजूद है। असेस द स्ट्रेस वल्नरेबिलिटी, आपने स्ट्रेस की वल्नरेबिलिटी से चेक करना है कि विच सिचुएशन या सर्कमस्टांसेस आर मोस्ट चैलेंजिंग फॉर अस, कौन सी सिचुएशन है जो आपके लिए चैलेंजिंग है। असेस हाउ स्ट्रेस इज इम्पैक्टिंग आवर लाइफ, ठीक है, और आपने देखना है कि कैसे जो स्ट्रेस है वो इम्पैक्ट करता है आपकी लाइफ को। उसके बाद फिजियोलॉजिकल एंड इमोशनल रिएक्शंस आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है ब्रेन स्टॉर्म, हाउ डू यू कॉप विद स्ट्रेसफुल सिचुएशन, कैसे आप कोप करते हैं। हेल्दी एंड अनहेल्दी कॉपिंग मेथड्स आ जाते हैं, एवेलुएट द हेल्दी प्रैक्टिसेस इन डेली स्केड्यूल, फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज, मेडिटेशन, healthy diet. Based on this self knowledge begin to modify our behavior, ठीक है। जो है ये हमारे बिहेवियर्स को स्लोली स्लोली मॉडिफाई करना शुरू कर देता है, आहिस्ता आहिस्ता हम इसको मैनेज करने की साइड पे आ जाते हैं। उसके बाद कम्युनिकेशन एंड सोशल सपोर्ट जो है वो भी हमारे स्ट्रेस को कम करता है। ओपन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन चैनल्स होते हैं। ओपन कम्युनिकेशन रिड्यूस सस्पिशंस या डाउट और र्यूमर, इनको कम करता है। टीम बिल्डिंग इंकरेज करती है आपकी स्टाफ को टू बिल्ड नेटवर्क ऑफ सपोर्ट विद ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे की सपोर्ट के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपके पास पॉलिसीज। एम्प्लॉयज फ्रेंडली पॉलिसीज रिड्यूस द स्ट्रेस, फ्रेंडली पॉलिसीज जो होती है वो स्ट्रेस को रिड्यूस करती है, ठीक है। सच एज प्रोवाइडिंग एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी फॉर ब्रेक्स एंड मील, ठीक है। एडिक्वेट अगर आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हो फॉर ब्रेक्स एंड मील्स तो ये भी आपके लिए पॉजिटिव साइन है, ठीक है। इसके बाद प्रोवाइड एडिक्वेट टाइम फॉर इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फिर इसके अलावा इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑर्गेनाइजेशन को देखने के लिए वो भी आप इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। एंड दिस इज ऑल अबाउट। इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा कोई भी आप जो है वो अब अपना पर्सनल कोई भी एक्सपीरियंस जो है जो कि हॉस्पिटल साइड है वो आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस स्ट्रेस का मेरे साथ शेयर करें, ताकि हमें पता चले कि वो इंडिविजुअल बेस्ड थी, ऑर्गेनाइजेशनल बेस्ड थी, ठीक है, या इंटरपर्सनल बेस्ड थी, ठीक है।